को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे प्रश्न था वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अयस्क से जो है धातु से अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं वह है, यही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, आज इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे और आज यह चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जितने भी MCQs हैं कंप्लीट हो जाएंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कहा गया आपसे कि हवा के संपर्क में आने पर चांदी की सतह पर बनने वाला काले रंग का पदार्थ क्या कहलाता है, यह बताना है कि हवा के संपर्क में जब जो है चांदी आता है तो उसकी सतह पर काला रंग हो जाता है। तो बताना यह है कि वह जो रंग है काले रंग का वह क्या है। Ag2S है, AgNO3 है, AgCl है, AgCl है या फिर Ag2O है। बताना यह है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर 32वीं का क्या हो जाएगा। तो अगर हवा के संपर्क में चांदी के जब आता है तो उसके ऊपर काला रंग हो जाता है, सभी को पता है। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Ag2S हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। इसके आगे प्रश्न है, यहाँ पे कहा गया है कि जब जो है हवा के संपर्क में चांदी की सतह पर आने वाला काला पदार्थ क्या हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर ए Ag2S, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है नम कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर तांबे की सतह पर जो है बनने वाला पदार्थ क्या है, यह बताना है। CuNO3 का ट्वाइस या फिर CuO या फिर CuCl2 या फिर CuCO3। बताना यह है कि नम कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने वाले तांबे की सतह पर जो बनने वाला हरा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, हरा पदार्थ है, वह क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया निकेल और क्रोमियम को लोहे के साथ मिलाने पर जो मिश्र धातु प्राप्त होती है वह क्या होती है। कांस्य, पीतल, स्टेनलेस स्टील या फिर सोल्डर। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्रोमियम और जो है निकेल और क्रोमियम को लोहे के साथ जो है मिलाने पर प्राप्त मिश्र धातु कौन सी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, निम्नलिखित में कौन पीतल की संरचना को दर्शाता है, यह पूछा गया है। कापर जिंक, कापर प्लस यसन या फिर Pb यसन या फिर Fe। बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए कापर और जिंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है कांस्य की संरचना को दर्शाता है। कापर जिंक, PbSn, कापर एसन या फिर MgAl। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा यहाँ पे, CuSn करेक्ट आंसर हो जाएगा। CuSn ऑप्शन सी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सोल्डर की संरचना को दर्शाता है। कापर एसन है, CuZn है, Fe है या फिर PbSn है। बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें सोल्डर की संरचना कौन दर्शाता है तो Pb प्लस SN। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमलगम है। NaHg, FeC, CuSn, PbSn। बताना है कि कौन सा जो है एक अमलगम है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोडियम और Hg मतलब मरकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्ध है, यानी कौन सी ऐसी जो है धातु है जिसमें आघात वर्धनीयता बहुत ही ज़्यादा होता है। सोडियम, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। तो किसके अंदर होता है, सोना। अच्छा, पूछा जाए कौन सा ऐसा धातु है जिसके अंदर तन्यता बहुत अधिक होता है, तब भी क्या हो जाता है, सोना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया देगा। बताना यह है कि कौन सा ऐसा युग्म है जो कि विस्थापन अभिक्रिया देगा। NaCl विलयन और कॉपर धातु, MgCl2 और जो है एल्युमिनियम धातु, FeSO4 विलयन और सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी AgNO3 और विलयन कॉपर धातु, AgNO3 विलयन और कॉपर धातु जो है यहाँ पे युग्म विस्थापन अभिक्रिया देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया है
लोहे और फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? ग्रीस लगाना, पेंट लगाना, जिंक का लेपन करना या फिर ये सभी बताना है। लोहे की फ्राइंग पैन को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो कौन सी विधि? जिंक लेप लगाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जितने प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है, देखते हुए चलिएगा। एक तत्व है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है, तो संभवतः यह है तत्व बताना है कौन सा है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या फिर लोहा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैल्शियम। ध्यान दीजिए, यह 2020, 21 और 22 में प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम में छपेगा, अगर इतनी बार पूछा गया है तो भाई कुछ न कुछ बात होगा इसमें, है ना। तो कोशिश करिएगा कि आपको ध्यान में रहे, आपके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे कि खाद्य डिब्बों पर जिंक की नहीं बल्कि टिन की परत जो है चढ़ाई जाती है, क्यों? खाद्य डिब्बा जो होते हैं उसके ऊपर जो है जिंक की नहीं बल्कि जो है टिन की परत चढ़ाई जाती है, ऐसा क्यों? जिंक टिन से महंगा होता है इसलिए, या फिर जिंक का गलनांक टिन के गलनांक से अधिक होता है, या फिर जिंक टिन से अधिक अभिक्रियाशील है, या फिर जिंक टिन की अपेक्षा कम क्रियाशील है। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए बहुत तेजी के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो जिंक है ना वो टिन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 2025 में छपेगा, लिख के ले लीजिए। यह प्रश्न 2025 में छपेगा, 2025 में छपने वाला प्रश्न है कि जो है खाद्य डिब्बों पर जिंक का नहीं बल्कि जो है टिन का परत चढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों पूछा जाएगा, बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अतिरिक्त प्रश्नों को कि आखिर आएगा तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे और क्या लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। देखिए एक एक प्रश्न अच्छे से बना करके यहाँ पे दिया गया है। पहला प्रश्न है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न कहा गया है क्या? धात्विक चमक क्या है? मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर ये में, तो धात्विक चमक क्या है? तो शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह चमकदार होती है, आपको पता है अच्छे तरीके से कि जो शुद्ध अवस्था होता है अगर धातु है तो उसके अंदर चमकदार होगा। इसे जो यह गुण है इसी को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? चमक कहते हैं, ठीक है। अगला है आघात वर्धनीयता क्या है? जब धातु को जो है पीटा जाता है, देखे होंगे पीटते हैं तो जो है बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ करता है और साथ ही साथ जो है मतलब वो पतला होता चला जाता है ना। लेकिन वहीं अगर किसी और चीज़ को ले लेंगे तो पतला नहीं होगा। जैसे तावा है, तावे को पीटते जाओ, एक समय ऐसा आएगा देखेंगे आप बहुत पतला हो जाएगा, है ना। धातुओं को पीट कर जो है पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया यहाँ पे लचीलापन क्या है? तो धातुओं को खींच करके पतले तार जैसे बनाया जा सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं? लचीलापन या फिर तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे अधिक तन्यता किस में होता है? तो सोने में होता है। किस में होता है? सोने में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उन गुणों के नाम बताइए जिनके कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग आकार दिए जाते हैं या दिए जा सकते हैं। तो आघात वर्धनीयता और तन्यता यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आघात वर्धनीयता और तन्यता के कारण। अगला प्रश्न है सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु कौन सी है? नाम बताइए। सोना और चांदी। कौन है? सोना और चांदी। अगला प्रश्न है सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताइए। तो सोना है। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रहे कि छठवां जो प्रश्न है ना बाबू, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप डेली इसी तरीके से हमारे साथ बने हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा और यहीं से एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। विश्वास करना सीखिए, ये परेशान हो जाएंगे। किसी एक चैनल को फॉलो करिए, हमें नहीं कह रहे इसी चैनल को फॉलो करिए, आप किसी भी चैनल को फॉलो करिए, बस उसी पे लगे रहिए, ठीक है। आप बेस्ट करेंगे और इतना कह सकते हैं 95+ आएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहा गया है क्या? ध्यान दीजिएगा। दो धातुओं के नाम बताइए जो ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक हैं। तांबा और चांदी। क्या हो जाएगा? तांबा और चांदी। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि दो धातुओं के नाम बताइए जो ऊष्मा के कुचालक हैं। तो सीसा और पारा। कुचालक क्या होता है? जिसमें से करंट जो है करंट फ्लो नहीं होती है,
कुछ चालक होता है, जिसमें हो जाती है वह सुचालक हो जाता है। अभी क्या है, शीशा और पारा। अगला प्रश्न है, धातुओं को ध्वनिमय क्यों कहा जाता है? धातु जो होते हैं उनको ध्वनिमय क्यों कहा जाता है, यह पूछा गया है। क्योंकि धातुएं जो है किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्यों? क्योंकि धातुएं जो होती हैं ना, किसी सतह से टकराने के बाद अगला प्रश्न है, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। तो कौन है? ब्रोमीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान जो है तरल होती है। कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो ऑप्शन है ये, तो कौन हो जाएगा? ब्रोमीन, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, बहुविकल्पी में भी आप प्रश्न पूछा जा सकता है, इतना ध्यान रहिएगा। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। कौन है? पारा। अगला है, कम गलनांक वाली दो धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती है, उनका नाम बताइए। गैलियम और सीजियम कम गलनांक वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हथेली पर रखेंगे ना, तुरंत पिघलने लगती हैं, ठीक है। अगला है, उस अधातु का नाम बताइए जो चमकदार है। तो कौन है? आयोडीन है। आयोडीन जो है चमकदार आयोडीन होता है। ग्रेफाइट भी होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है। अगला कहा गया है, आलोट्रोप से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। कुछ तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में मौजूद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे तत्व हैं, प्रत्येक रूप को जो है तत्व एक अपरूप कहा जाता है। उदाहरण के जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। कार्बन के दो अपरूप हैं, पूछा जा सकता है कार्बन के दो अपरूप कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रेफाइट पूछा जा सकता है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए। तो कौन हो जाता है? हीरा। एक आधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है, बताइए। तो कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट के स्वरूप में कार्बन। ग्रेफाइट के स्वरूप में कौन? कार्बन, ठीक है। अगला प्रश्न है, तीन नरम धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तीन नरम धातु के नाम बताएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कौन कौन? लिथियम, सोडियम और कौन? पोटेशियम। अगला है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? तो बुनियादी प्रकृति की होती है। कैसी होती है? बुनियादी प्रकृति की होती है। अगला है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? तो अम्लीय तथा उदासीन। कैसी है? अम्लीय तथा उदासीन है। अगला प्रश्न कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, जितने भी प्रश्न हैं सबके सब इंपॉर्टेंट, इतना ध्यान दीजिएगा। एक उदासीन अधातु ऑक्साइड का नाम बताइए। बताना यह है कि एक उदासीन अधातु जो है ऑक्साइड का नाम बताना है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे? जल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल। अच्छा, पूछा जा सकता है आपसे कि जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है भैया? 7 होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिए। अगला पूछा गया है, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम बताइए। तो एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। कौन होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, यहाँ आप देखिए, ध्यान से समझिएगा। विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक क्या है? आपसे पूछा गया है 2023 में, यह प्रश्न किया गया था। विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक क्या है? तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को ही क्या कहा जाता है? विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। क्या कि जब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण होता है तो इस समय जो भी यौगिक बनेगा उसी क्या कहेंगे? विद्युत संयोजी या फिर आयनिक यौगिक कहा जाएगा। अगला है, अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि का उल्लेख कीजिए। तो कौन सा विद्युत अपघटनी जो है शोधन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे? विद्युत अपघटनी शोधन का, ठीक है। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में आपसे भी, कि जो है एनोड मड क्या है, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। एनोड मड क्या है? तो क्या कहेंगे आप कि धातुओं के विद्युत अपघटनी शोधन में एनोड में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियाँ विद्युत अपघटनी सेल के तरल पर जमा हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एनोड मड के रूप में जाना जाता है या फिर कहा जाता है, ठीक है। अगला है, लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की स्थिति क्या है? पढ़ा दिया गया है, इसे क्या कहा जाता है? संक्षारण। याद हो तो क्या कहा जाता है? तो संक्षारण, ठीक है। इसी प्रकार से हो सकता है पूछ ले कि गैल्वानाइजेशन यानी कि क्या है, क्या पूछा जा सकता है? तो गैल्वनीकरण
स्टील और लोहे की जंग लगने से बचाने के लिए एक विधि है जिसमें उन जो है उन पर क्या होता है, जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला है अमलगम। क्या है? तो वे मिश्र धातुएं जिनमें एक घटक धातु पारा होता है वही क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिए, इसकी शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देख लीजिए, देखिए यहाँ पे जैसे पूछा गया है, यहाँ पे पीतल मिश्र धातु की संरचना क्या है, तो कापर और जिंक होता है। कांस्य मिश्र धातु की क्या है, कापर और एसन होता है। मिश्र धातु सोल्डर की रचना क्या है, PbSn होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जितने दिया जा रहा है इसकी शॉट लेते जाइए। करते जाइए, इसकी शॉट लेते जाइए। अच्छा, ये रोस्टिंग क्या था? रोस्टिंग क्या है? तो सल्फाइड अयस्क को जो है अत्यधिक वायु आपूर्ति में उच्च तापमान पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी क्या कहते हैं, भूनना या फिर रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा बताइए, तो आगे कौन सी धातु आसानी से संचालित नहीं होती है? तो बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लेटिनम और सोना। मिश्र धातु क्या है, आज ही पढ़ाया गया क्लास में। दो या दो से अधिक धातुओं से बने जो है धातुओं या एक अधातु या एक धातु के समस्त रूप जो मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धातु को उसके जो है ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक क्रिया का जो है तो कटौती। देख लीजिएगा, जो भी समझना है कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी समस्या आती है आप बेझिझक कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि हाँ सर मुझको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए यह जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं यहाँ पे सभी के सभी जो है इम्पॉर्टेंट है, और ये सभी के सभी आपके एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, जितने अगर आप डेली करते हैं आपको डेली जो है 20 से 30 प्रश्न दिए जाते हैं। आप अगर करते हैं तो आप बेस्ट करेंगे, इतना गारंटी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बुक से पढ़ना पड़ जाएगा और आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बेहतर है कि यहाँ पे बेहतर तरीके से एक एक चीज़ पढ़ा दिया जाता है, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।